नमस्कार, मैं अहमद सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग के लिए एक आर्ट एंड कल्चर का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मौर्य कला। जीएस पेपर 1 अगर बीपीएससी का आप देखते हैं तो इसमें आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। खासकर जो मौर्य काल से संबंधित जो भी स्थापत्य कला है या जो भी कला है उससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो उसी को देखते हुए हम लोग मौर्य कला के बारे में आपको बतलाने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है, मौर्य कला को हम लोग दो भागों में क्या किए हैं, बांटे हैं। आप सभी को पता होगा, इसी वीडियो में सब कुछ आप लोग को याद हो जाएगा। मौर्य कला को हम दो भागों में बांटे हैं। एक को कहा जाता है दरबारी कला, एक को हम लोग कहते हैं दरबारी कला या इसी को कोर्ट आर्ट के नाम से जानते हैं। कोर्ट आर्ट के नाम से जानते हैं। और दूसरे को हम लोग कहते हैं लोक कला। दूसरे को कहा जाता है लोक कला या इसको फोक आर्ट के नाम से जानते हैं। तो मौर्य कला को हम कितने भागों में बांटे? दो भागों में। एक को हम लोग कोर्ट आर्ट कहें यानी कि दरबारी कला कहें, और दूसरे को हम लोग लोक कला कहें या फोक आर्ट कहें। नाम से ही क्लियर है, दरबारी कला। दरबारी मतलब क्या? दरबार। दरबार में कौन रहते हैं? या तो शासक रहते हैं या प्रशासक रहते हैं। तो वैसा कला जिसमें शासक या प्रशासक का योगदान हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दरबारी कला कहते हैं। या वैसा कला जिसमें राजा का योगदान रहा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दरबारी कला। जैसे आप देखते होंगे महल का निर्माण। अब महल किसके लिए निर्माण किया गया? तो महल का निर्माण राजा के लिए करवाया गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनका महल जो है लकड़ी का था, बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का महल अपने जमाने का भव्य महल माना जाता था। लेकिन दुर्भाग्यवश यह महल किससे निर्मित था? लकड़ी से निर्मित था। इसलिए इसका आज वर्तमान में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो महल किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो आपको दरबारी कला के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार से पिलर्स का निर्माण किया गया, स्तंभ का निर्माण किया गया। पिलर्स जो है, स्तंभ जो है, यह भी किसके अंतर्गत आ जाता है? दरबारी कला के अंतर्गत आ जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में लकड़ी के स्तंभ का क्या था? प्रचलन था। बाद में जब अशोक आए हैं तो वह पत्थर के प्रस्तर के स्तंभ का क्या किए? निर्माण किए। इसलिए कहा भी जाता है कि अशोक को स्तंभों का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारा जो स्तंभ है वह अशोक के द्वारा क्या किया गया? निर्माण किया गया। इसी क्रम में आप देखते होंगे स्तूप जो है यह भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो आपको दरबारी कला के अंतर्गत आ जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अशोक जो हैं वह बहुत सारे स्तूपों का क्या किए थे? निर्माण करवाए थे। तो यह भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? दरबारी कला के अंतर्गत। इसी प्रकार से आप देखिएगा तो गुफा जो हो गया, गुहा कला जिसको कहते हैं, गुफा जो है यह भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? दरबारी कला के अंतर्गत आ जाएगा। तो हम लोग क्या देख लिए कि पैलेस हो गया या पिलर्स हो गया, स्तूप हो गया या केव हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आता है? कोर्ट आर्ट के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से वैसा कला जिसका विकास आम जनता के द्वारा किया गया, आम जन के द्वारा किया गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोक कला कहते हैं। जैसे मृद भांड, मृद मतलब क्या होता है? मिट्टी। भांड मतलब क्या होता है? बर्तन। तो जो अर्देन पॉट था इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया। तो मृद भांड का जो निर्माण है वह किसके अंतर्गत आ जाएगा? लोक कला के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार से जो मूर्तियां, स्टैच्यू जो है यह किसके अंतर्गत आ जाएगा? लोक कला के अंतर्गत आ जाएगा। बहुत सारे मूर्तियों का निर्माण आम जन के द्वारा किया गया। तो ये पीटी के लिए भी क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से कौन सा कला दरबारी कला के अंतर्गत नहीं आता है? तो इस चार में से कोई एक ऑप्शन को क्या करेगा? मिस कर देगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। तो एक एक करके हम सब के बारे में देखते हैं। पहला जो है ये हमारा महल देखते हैं, पैलेस देखते हैं। तो आपको पता भी होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह पाटलिपुत्र को क्या किए थे? अपनी राजधानी बनाए थे। और देखिएगा कोई भी शासक का सबसे पहला कर्तव्य यह होता था कि अपने नगर एवं नागरिकों का
रक्षा करना, और नगर एवं नागरिकों की रक्षा के लिए यह बाह्य आक्रमण से बचने के लिए नगर को चारों तरफ से क्या करते थे, ऊंची दीवारों से घेरवा दिया करते थे। इसको कहा जाता था नगर का दुर्गीकरण या फोर्टिफिकेशन ऑफ टाउन कहा जाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी भली भांति परिचित थे कि भाई पाटलिपुत्र जिसको वो अपनी राजधानी बनाए थे उस पर बाह्य आक्रमण का खतरा मंडरा रहा है, जिसको देखते हुए वह पाटलिपुत्र का भी दुर्गीकरण किए, फोर्टिफिकेशन ऑफ पाटलिपुत्र किए। तो पाटलिपुत्र के दुर्गीकरण के लिए वह क्या किए, तो एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए कि यह एक पाटलिपुत्र है, तो इसके चारों ओर यह क्या किए, एक गहरा खाई का निर्माण कर दिए। इसके चारों ओर एक गहरा खाई का क्या किए, निर्माण किए। ठीक है, और माना जाता है कि यह खाई जो है यह लगभग 70 फीट क्या होता था, चौड़ा होता था, ताकि दुश्मन जो है आसानी से पाटलिपुत्र में प्रवेश नहीं कर सके। और खाई उतना ही गहरा भी होता था कि लोग उतर के भी पार नहीं कर सकते थे। और इस खाई में क्या भरा रहता था, पानी भरा रहता था। बहुत सारे राजा महाराजा तो इसमें मगरमच्छ छोड़ दिया करते थे कि अगर कोई तैर के भी पार करना चाहे तो लोग क्या करें, उसको जान से मार दे। तो हम क्या कह सकते हैं, पाटलिपुत्र के चारों ओर एक गहरे खाई का निर्माण किया गया। उसके बाद इस पाटलिपुत्र नगर के चारों ओर लकड़ी के दीवार से घेर दिया गया। यह पाटलिपुत्र जो है इसको चारों तरफ से लकड़ी के दीवार से क्या किया गया, घेर दिया गया। और यह भी लकड़ी का जो दीवार था वह लकड़ी के स्तंभ से क्या था, निर्मित था। इसको परकोटा कहा जाता था। परकोटा क्या था, लकड़ी के स्तंभ से निर्मित दीवार, लकड़ी के स्तंभ से निर्मित क्या होता था, दीवार होता था। ठीक है, तो ये पूछ भी देगा कि भाई जो फोर्टिफिकेशन किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के काल में वो किसके दीवार से किया गया है, तो लकड़ी के दीवार से किया गया। और पता भी होगा कि इसी पाटलिपुत्र में कुम्हरार नामक जगह पर चंद्रगुप्त मौर्य का क्या मौजूद था, महल मौजूद था। और इसी पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का सभा भवन भी क्या था, मौजूद था। तो पूछ देगा चंद्रगुप्त मौर्य का महल कहाँ पर मौजूद था, तो कुम्हरार नामक जगह पर क्या था, मौजूद था, जो लकड़ी से क्या था, निर्मित था। और इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो मेगास्थनीज के इंडिका नामक पुस्तक में मिलता है। मेगास्थनीज को अपने आप पर गुमान था, उसको यह भ्रम था कि इस धरती पर सबसे विशाल महल अगर किसी का है तो वह ईरान और इराक के राजा का है। लेकिन जब मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के महल में आए तो वह स्तब्ध रह गए। और वह अपने इंडिका में लिखते हैं कि ऐसा महल वो अपने जीवन में कभी भी नहीं देखे। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है वह भव्यता में अद्वितीय है, ऐसा महल आज तक कभी वो नहीं देखे थे। महल के चारों ओर आलीशान बगीचा था जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। महल के अंदर जो गुलदस्ता था वो सोना और चांदी से क्या था, निर्मित था, जिस पर सौंदर्यीकरण के लिए हीरा से जड़ा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य कभी भी एक कमरा में रात नहीं बिताते थे, हर दिन उनका कमरा क्या होता था, चेंज होता था, क्योंकि उनको अपने दुश्मनों से हमेशा खतरा बना रहता था। तो पूछ देगा चंद्रगुप्त मौर्य के महल के भव्यता के बारे में वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो मेगास्थनीज के इंडिका नामक पुस्तक में मिलता है। इसी प्रकार से जो सभा भवन था यह भी क्या था, भव्य माना जाता था। और माना जाता है कि यह 80 लकड़ी के स्तंभों से निर्मित था, लकड़ी के स्तंभों से निर्मित था। और जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के महल में लकड़ी के स्तंभ का क्या किया गया है, उपयोग किया गया है। और उस स्तंभ पर मयूर का चित्र आपको देखने को मिलता है। तो यह भी पूछ देता है
कि चंद्रगुप्त मौर्य के महल या चंद्रगुप्त मौर्य के सभा भवन में जो लकड़ी के स्तंभ का उपयोग हुआ है उसमें किसका चित्र अंकन है? तो मयूर का चित्र अंकन है। बाद में जब अशोक आए हैं और पत्थर के स्तंभ का निर्माण किए तो वहां पर जंतुओं का जो चित्र है वह अंकित किए, क्योंकि जो अशोक थे वह बौद्ध धर्म से क्या थे? प्रेरित थे, और बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी ये संकेत था उसका उपयोग स्तंभ पर किया गया। परंतु चंद्रगुप्त मौर्य का जो लकड़ी का स्तंभ था उसमें मयूर के चित्र का क्या था? ये था, मतलब अंकन था। और चंद्रगुप्त मौर्य के महल जो है इसका जो तुलना जो है वो आपको सूसा नामक शासक के महल से किया गया है, जो ईरान इराक का शासक माना जाता था। तो एक बार हम ओवरव्यू बतला दे तो हम क्या कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपनी राजधानी कहाँ बनाए? पाटलिपुत्र बनाए। पाटलिपुत्र के रक्षा के लिए इसका फोर्टिफिकेशन करवाएं, दुर्गीकरण करवाएं। पाटलिपुत्र के चारों ओर 70 फीट चौड़ा खाई का निर्माण करवाएं और पाटलिपुत्र को चारों ओर से लकड़ी के दीवार से घेर दिए, और इस लकड़ी के दीवार को परकोटा कहा गया। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल और सभा भवन मौजूद था। पाटलिपुत्र में कुम्हरार नामक जगह पर चंद्रगुप्त मौर्य का लकड़ी का भव्य महल जो है मौजूद था। इनका जो सभा भवन था वह 80 लकड़ी के स्तंभों पर खड़ा था और लकड़ी के स्तंभ पर मयूर का चित्र अंकन था। तो उम्मीद करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल आपको अच्छा लगा होगा। इसके बारे में फिर अगले सेशन में हम लोग स्तूप के बारे में बताएंगे, फिर अशोक स्तंभ के बारे में हम लोग विस्तार से बताएंगे। और भी डिटेल से पढ़ना हो तो आप अरोमा क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे बहुत सारा फ्री क्लासेस चलता है, उससे आप जुड़ सकते हैं, जिसका जो लिंक है हम साथ में अटैच कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का। अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेंगे।